Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video, we'll be continuing with the next topic of the chapter World War II. We'll be starting from where we left in the previous video. बट बिफोर दैट एक चीज़ जो मुझे आप लोगों से कहनी थी कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मैंने आप लोगों को कहा था कि कमेंट्स में लिख के बताएं. तो एक स्टूडेंट है जिसने उसका आंसर दिया है @luxury5849. उन्होंने ये लिखा है 1914 to 1918 which is like a commendable and a very great answer. Like it's a correct answer, and the reason I said commendable and everything is because how active he or she is. I mean, this is really great. जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस चीज़ का आंसर दो. आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब हैं, तो रियली अ ह्यूज शाउट आउट टू यू. जो भी आप हो, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ह्यूज शाउट आउट टू यू कि आप इतने अटेंटिव हो. कीप ऑन डूइंग दैट. एनीवेज, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके पहले यूरोप जो है वो दो राइवल और हॉस्टाइल कैंप्स के बीच में डिवाइडेड था. ऑब्वियसली जब भी कोई वॉर होती है वो दो ग्रुप्स के बीच में ही होती है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो कोल्ड वॉर हो, राइट. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी दो ग्रुप्स के बीच में ही हुई थी. दो राइवलरीज थे, वो कौन से ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी. ट्रिपल अलायंस के पार्ट्स ट्रिपल अलायंस के कंट्रीज़ कौन कौन से थे जिन्होंने ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया था? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी और इटली थी. ठीक है. ट्रिपल एंटिटी में कौन कौन से कंट्रीज़ थे? आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो. मैं आप लोगों को एक दो कंट्री के हिंट दे देती हूँ. सो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये दोनों ट्रिपल एंटिटी के मेंबर्स थे. अब और एक है जिसका नाम आप कमेंट्स में बताओगे मुझे, ठीक है. तो इटली जो है वो मेंबर था ट्रिपल अलायंस का, ठीक है. बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ी, तो ये देखा गया कि इटली ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया. आई मीन, इट इज़ अ शॉक, इट वॉज अ शॉक, राइट. अब आप मुझे ये चीज़ बताओ, अगर मैं या आप किसी एक ग्रुप के मेंबर हो तो ऑब्वियसली अगर कोई ग्रुप टास्क होता है तो हम ऑब्वियसली उसमें पार्ट लेंगे, राइट. बट ट्रिपल अलायंस का पार्ट होते हुए भी इटली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका साथ नहीं दिया. वो उन्होंने लड़ा ही नहीं वो वॉर. अब क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि इटली ने ट्रिपल एंटिटी के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन किया था लंदन में 1915 में, ठीक है. उस ट्रीटी का नाम था सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन, ठीक है. जहाँ पे इटली को ये अश्योर कराया गया था कि इटली को जो है ट्रेंटिनो, साउथ टायरोल, एस्ट्रिया, ट्रिस्टी एंड पार्ट ऑफ डालमेशिया दिया जाएगा, ठीक है. नाउ इटली वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो ऑब्वियसली यही चाहेगी कि वो जो है अपने कंट्री को और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाए. तो उसे चाहिए होगा कि वो और बहुत सारी टेरिटरीज़ को कंसोलिडेट कर पाए, ठीक है. बट बाद में क्या हुआ, जब पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद इटली को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई. क्यों? क्योंकि ये जो टेरिटरीज इटली को प्रॉमिस किया गया था वो उसे दिया ही नहीं गया, जिसके बाद इटली फेल्ट रियली डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मुसोलिनी ने कैप्चर किया पावर इटली में, मतलब मुसोलिनी इटली के लीडर बने एंड उन्होंने ही ये अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट किया. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस फॉरेन पॉलिसी का? वही सेम एज हिटलर. कोई भी अग्रेसिव पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अगर है तो वो एक चीज़ उसमें कॉमन होती है कि उसे अपना एक्सपेंशन करना है और अपना पोजीशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना पोजीशन को और अच्छा बनाना है बाकी देशों के नज़रों में, राइट. तो मुसोलिनी का भी यही ऑब्जेक्टिव था. उसका मेन मोटिव यही था कि उसे अपनी एक्सपेंशन करनी है, इटली की एक्सपेंशन करनी है, इटली को और ज़्यादा फ्लरिश करना है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी पोजीशन को, उसकी ग्लोरी को मेंटेन करना है, बढ़ाना है, ठीक है. और मुसोलिनी ने ये कहा भी था अपने किसी स्पीच में कि वी आर हंग्री फॉर लैंड बिकॉज वी आर प्रोलिफिक एंड इंटेंड टू रिमेन सो. मतलब कि हमें जो है लैंड की हमें भूख इसलिए है क्योंकि हमने काफ़ी कुछ करा है. वी हैव गिवन अ लॉट, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर हंग्री फॉर लैंड, ठीक है. मुसोलिनी ने एक और चीज़ कही है कि वी वॉन्ट टू ब्रेक the territorial and military claims that confine us in our sea. It is a conflict between two ages, two ideas. तो मुसोलिनी का ये मानना था कि मुझे ऐसे जगह पे नहीं रहना जिसे जहाँ पे एक कन्फाइनमेंट है, जहाँ पे एक बाउंड्री है. मुझे किसी सीमा में नहीं रहना. आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कंट्री, आई वॉन्ट टू रूल. दैट इज़ वॉट ही वॉन्टेड टू डू.
ठीक है. इटालियन फॉरेन पॉलिसी मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. प्लीज मार्क दिस बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ये जो मुसोलिनी ने दो स्टेटमेंट्स दी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस माइट कम कि हु हैज़ गिवन द स्टेटमेंट, है ना. सो डोंट इग्नोर दैट, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर्स. तो इटालियन फॉरेन पॉलिसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. पहला जो है वो है एंटी जर्मन अप टू 1934 और एक और है जो है प्रो जर्मनी आफ्टर 1934. तो ये क्या है? पहले जो है इटली जो था वो एंटी जर्मनी था, मतलब उसे इटली जर्मनी की बिल्कुल ही अगेंस्ट था. एक्सक्यूज मी. जब नाजीज ने, नाजी कौन थे? नाजी वॉज बेसिकली अ पार्टी विच वॉज फॉर्म बाय हिटलर. तो जर्मन का एक पार्टी था, जर्मनी का एक पार्टी था. सो जब नाजीज ने कैप्चर किया था ऑस्ट्रिया को पहली बार 1934 में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इटली ने अपनी आर्मी को भेजा था ऑस्ट्रिया में ताकि वो ऑस्ट्रिया को प्रोटेक्ट कर पाए. क्यों? क्योंकि वो एक बफर स्टेट थी बिटवीन इटली एंड जर्मनी, तो वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया को वो प्रोटेक्ट करे. इसलिए जब जर्मनी ने अटैक किया था ऑस्ट्रिया के ऊपर, तो इटली ने अपनी आर्मी को भेजा था वहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए. हमने पहले भी पढ़ा है इसी चैप्टर में, राइट. बट जब ब्रिटेन ने एंग्लो जर्मन नेवल अग्रीमेंट साइन किया, कब साइन किया? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 18 जनवरी 1935. तो जब ब्रिटेन ने वो साइन किया, मुसोलिनी को ये रियलाइज हुआ कि यार ब्रिटेन जो है वो तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना. ये तो बिट्रे हो गया ना, ब्रिटेन तो हमारे साथ था बट देखो उसने साइन कर लिया जर्मनी के साथ एक नेवल अग्रीमेंट. ये तो बहुत गलत बात है. ब्रिटेन इज़ वेरी ट्रेचरस. आई मीन ब्रिटेन इज़ गाइडेड बाय हीज ओन इंटरेस्ट. दैट इज़ रियली रॉन्ग, है ना. तो मुसोलिनी को ये चीज़ समझ आ गई कि ब्रिटेन तो खुद के हिसाब से चल रहा है, ये तो बिट्रे है. तो इसके बाद जस्ट अ मोमेंट, हाँ, तो इसके बाद इटली समझ गया कि भैया अब तो हमें भी एकदम अच्छा गेम खेलना होगा. वी ऑल्सो हैव टू प्ले दैट डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक प्ले to consolidate our position and to maintain our position in international politics, ताकि लोग हमें भी उस नज़रिए से देखे कि नहीं इटली में भी कोई तो बात है, राइट. और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री अपना पहले ही सोचेगा, ये तो है ही. तो जब जर्मनी ने अपने ट्रूप्स को भेजा राइनलैंड में, क्योंकि राइनलैंड जो थी वो कैप्चर्ड थी ना ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू, वो जर्मनी के पास थी नहीं. तो जब जर्मनी ने अपने ट्रूप्स को, मतलब अपनी आर्मी को वहाँ भेजा, तो इटली समझ गया कि भाई अब तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया है, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ वो कुछ कर नहीं सकता है वहाँ पे. उसके बाद मुसोलिनी को ये समझ आ गया कि अगर वो जर्मनी के साथ फ्रेंडशिप रखेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा रादर देन अगर वो ब्रिटेन और फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप रखेगा. तो इटली ने फिर अपनी फ्रेंडशिप किसके साथ बढ़ाई? जर्मनी के साथ. ठीक है. नेक्स्ट विल बी रीडिंग इज कॉर्फू इंसिडेंट, जो कि 1923 में हुई थी. अगेन यू गाइज आई टेल यू कि आप इस चीज़ को डेट्स ईयर्स को प्लीज़ याद रखें, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है उसे तो बिल्कुल ही याद रखें. अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ जर्मनी वॉज इंपॉर्टेंट, अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ इटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज़ रिमेंबर द एंटायर स्टोरी ऑफ दैट. इसलिए मैं इतना टाइम लेके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप एक वर्ड या एक लाइन भी मिस ना करें, सो या. कॉर्फू इंसिडेंट 1923 में क्या हुआ था? मुसोलिनी ऑलवेज वांटेड टू एनहांस द प्रेस्टीज ऑफ इटली इन द आइज ऑफ फॉरेन नेशंस. उसके मुसोलिनी के फॉरेन पॉलिसी में भी यही था कि उसे इटली की पोजीशन को, उसकी ग्लोरी को मेंटेन करना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. तो वो हमेशा से यही चाहता था कि प्रेस्टीज जो है इटली का वो और ज़्यादा बढ़े बाकी जितने देश हैं उनके नज़र में. तो पहला इंसिडेंट जहाँ पे इटली की प्रेस्टीज बढ़ी वो यही था, कॉर्फू इंसिडेंट. तो ये पहला स्टेप था मुसोलिनी के सक्सेस का. किस चीज़ का? फॉरेन पॉलिसी का जो उसका मोटिव था, उसका पहला सक्सेस उसे यहाँ पे मिला कॉर्फू इंसिडेंट में, जहाँ पे इटली की प्रेस्टीज बढ़ी. कैसे बढ़ी? तो एक इटालियन जनरल था जो अपने स्टाफ के साथ था, बट वो दे वर किल्ड. एक इटालियन जनरल जो कि अपने स्टाफ के साथ था, उसको किसने मारा? ग्रीक बैंडिट्स ने मार दिया. कब? 27 अगस्त 1923 में. अब मुसोलिनी को था कि भाई हमें अब ग्रीस से जो है हैवी कॉम्पेंसेशन चाहिए. उन्होंने अगर हमारे बंदों को मारा है तो हमें उनसे इस चीज़ का प्राइस चाहिए कि तुम हमें हमारे बंदों को मारा है, अब तुम उसका पेमेंट करो हमें. यू हैव टू पे अस बैक बिकॉज यू हैव किल्ड आर कंट्रीज पीपल, राइट. हमारे जनरल को आपने मारा, उनके स्टाफ्स को मारा, इटालियन लोगों को आपने हमला किया, तो यू हैव टू पे अस बैक. ठीक है.
उसके बाद इटली ने ये बोलते हुए कॉर्फू आइलैंड जो कि ग्रीस का था उसे ऑक्यूपाई कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया। ग्रीस का था कॉर्फू आइलैंड, ठीक है। उसके बाद एंटी अलाइड कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द कॉर्फू इंसिडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी, ग्रीस हैड टू पे हैवी कंपनसेशन टू इटली एंड इटली ऑल्सो इवैक्यूएटेड कॉर्फू आइलैंड, ठीक है। मुसोलिनी ने कहा कि भैया देखो तुम हमें कॉम्पनसेशन दो, वरना हम तुम्हारा आइलैंड कैप्चर कर ही रहे हैं। कॉर्फू आइलैंड उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद जैसे यहाँ पे सीबीआई होती है ना हमारे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए, वैसे ही वहाँ पे एक इंटर अलाइड कमीशन थी जिसे इंक्वायरी के लिए अपॉइंट किया गया था, और उन्होंने ये पूरे इंसिडेंट को जो भी हुआ था कॉर्फू में उसको इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। इन्वेस्टिगेट किया और पता चल गया कि हाँ भाई ग्रीक बैंडिट्स ने ही मारा था इटालियन जनरल और स्टाफ को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है ग्रीस को जो है कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा इटली को, एंड ग्रीस डिड दैट, एंड इटली ने भी फिर कॉर्फू आइलैंड को जो है छोड़ दिया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है एक्विजिशन ऑफ फ्यूम 1924। सो इसमें क्या हुआ था, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जिसे हम एक्विजिशन ऑफ फ्यूम कह रहे हैं, जो कि 1924 में हुआ था। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, फ्यूम को इटली ने क्लेम किया था पीस कॉन्फ्रेंस में। मतलब इटली ने ये मांग की थी फ्यूम जो टेरिटरी थी उसकी, पीस कॉन्फ्रेंस पे ये चीज़ इटली ने मांगी थी। बट जो प्रेसिडेंट विल्सन थे उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया इटली के इस डिमांड को। और उस टाइम पे एक बहुत फेमस रोमांटिक पोइट थे जिन्होंने फ्यूम को पूरा ऑक्यूपाई कर रखा था, और उसके कुछ 100 सपोर्टर्स थे जिसने भी उस एरिया को मतलब ऑक्यूपाई कर रखा था। तो वो कौन थे, गैब्रियल डी अनंजा। ही वॉज द पर्सन, ही वॉज दैट रोमांटिक पोइट जिसने फ्यूम को कैप्चर कर रखा था अलॉन्ग विथ हिज सपोर्टर्स, ठीक है। और इसके बाद यूगोस्लेविया ने फ्यूम को कैप्चर कर लिया। अब जो इटली था उसे भी चाहिए था फ्यूम, तो अब जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जो न्यू इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो आए थे वो थे जियोवनी गियोलिटी, एंड उनका भी यही मांग था कि हमें फ्यूम चाहिए। सो अल्टीमेटली ही वाज सक्सेसफुल इन ड्राइविंग द यूगोस्लेवियंस आउट ऑफ फ्यूम। तो उन्होंने जो है यूगोस्लेवियंस को, यूगोस्लेविया के रूल को फ्यूम से हटा दिया। फाइनली एक अग्रीमेंट हुई इटली और यूगोस्लेविया के बीच में 27 जनवरी 1924 को, जहाँ पे फ्यूम के एक बहुत मेजर और ग्रेटर पार्ट को इटली को दे दिया गया। यूगोस्लेविया को एक अब इटली को मिल गया, क्या मिल गया, फ्यूम मिल गया, ठीक है। ग्रेटर पार्ट ऑफ फ्यूम वाज गिवन टू इटली। तो अब यूगोस्लेविया को तो कुछ चाहिए, राइट, उसे भी कुछ चाहिए, क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसका रूल था फ्यूम में, पर अब उसने इटली को दे दिया एक मेजर पार्ट उस फ्यूम का। तो ऑब्वियसली यूगोस्लेविया को भी कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो यूगोस्लेविया को अब क्या मिला, एक फ्यूम की ही बहुत एडजेसेंट, मतलब उसके बहुत क्लोज एक जगह थी जो जिसका नाम था बैरोस। वहाँ पे भी बहुत अच्छी इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ थी, और मेन हार्बर भी था वहाँ पे, इन द मेन हार्बर, ठीक है। बहुत अच्छी इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ थी, तो वो फिर यूगोस्लेविया को दे दिया गया, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है एनेक्सेशन ऑफ एबिसीनिया दैट हैपेंड इन 1935। तो एबिसीनिया को इथियोपिया भी कहते हैं, और एक ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है ईस्ट अफ्रीका का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर्स में आ सकता है। इनफैक्ट एनेक्सेशन ऑफ एबिसीनिया आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है अगेन। There is some issue with this that it automatically changes. God, okay. So, इथियोपिया या एबिसीनिया जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, ईस्ट अफ्रीका का, ठीक है। तो अब इटली को एबिसीनिया भी चाहिए थी। ऑब्वियसली कोई ना कोई तो रीजंस होंगे जिसकी वजह से उन्हें इटली को एबिसीनिया चाहिए थी। या तो उसके इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज हो सकते हैं, काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रीजंस थे कि इटली ने इसे टारगेट किया। तो 1896 में एक इटालियन आर्मी थी जिसे डिफीट किया गया था बैटल ऑफ अडोवा में, ठीक है। बैटल ऑफ अडोवा क्यों हुआ था, क्योंकि इटली वहाँ आई थी और इटली को वो जगह, जो वो एरिया था वो कैप्चर करना था। बट अल्टीमेटली इटालियन आर्मी की डिफीट हो गई 1896 में, एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई इटली को। और इसी ह्यूमिलिएशन को हटाने के लिए वो एबिसीनिया को एनेक्स करना चाहते थे, कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि ये जो है ये वहीं हुआ था।
इटली के एग्जिस्टिंग कॉलोनीज़, मतलब इटली के ऑलरेडी कुछ कॉलोनीज़ थे, कुछ पार्ट्स थे जैसे कि एरिट्रिया और सोमालीलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग नहीं थे। रिवार्डिंग इन द सेंस कि वहाँ के लैंड रिसोर्सेज अच्छे नहीं होंगे, वहाँ के इकोनॉमिक रीजंस, वहाँ पे अच्छी इकोनॉमी नहीं होगी, एंड काफ़ी रीजंस हो सकता है, मे बी पॉपुलेशन नहीं होगी, मार्केट्स नहीं होंगे, इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, लैंड रिसोर्सेज अच्छे नहीं, जो भी, देर आर हेल लॉट ऑफ रीजंस। तो इटली ने इसीलिए ये डिसाइड किया कि भाई हमारे जो ऑलरेडी कॉलोनीज़ है, एग्जिस्टिंग कॉलोनीज़ है, उसके पास तो मतलब वो इतनी रिवॉर्डिंग नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट नहीं दे रही है, तो हमें नए कॉलोनीज़ चाहिए होंगे सो दैट हमारी इकोनॉमी और अच्छी हो और स्टेबल हो और ज़्यादा ग्रो करे। तो इसीलिए एबिसीनिया को इन्होंने कैप्चर करने का सोचा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस थी, यहाँ पे पॉपुलेशन भी जो थी वो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी, तो अच्छा था, इकोनॉमी भी अच्छी थी क्योंकि मार्केट था यहाँ पे, और इटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब कर सकता था, एक्सपोर्ट कर सकता था, इंपोर्ट तो क्या ही करेगा, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ही करेगा ताकि वो अपने कंट्री को और फ्लरिश कर सके। सो इसीलिए इटली ने सोचा कि ये इस एरिया को हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और भी रीजंस थे, क्या थे वो हम देखेंगे अभी आगे। हाँ, एबिसीनिया जो थी वो दैट वाज अ प्लेस विच वाज रिच इन रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल वेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, किसी भी एरिया को अगर कोई कैप्चर कर रहा है कंट्री, तो वो वहाँ के रॉ मटेरियल्स को तो ज़रूर देखता है, रॉ मटेरियल्स को और मिनरल वेल्थ को। दैट इज समथिंग विच इज़ लाइक अ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंट्री कैप्चरिंग एनी टेरिटरी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर कंट्री देखती है किसी भी कंट्री को कैप्चर, किसी भी एरिया को कैप्चर करने से पहले। तो एबिसीनिया के पास दोनों ही चीज़ें थी, रॉ मटेरियल्स भी अच्छी खासी थी और उनके पास मिनरल वेल्थ भी था, मतलब वहाँ पे जो मिनरल्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। और जर्मनी की तरह ही इटली ने भी सफ़र किया था ग्रेट डिप्रेशन से। हमने देखा ही था ग्रेट डिप्रेशन कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जर्मनी ने भी सफ़र किया था, इटली ने भी सफ़र किया था, इटली ने भी कुछ कम नहीं, इटली ने भी इक्वली ही उतना ही सफ़र किया था। इसीलिए अगर यहाँ पे एबिसीनिया में इटली की विक्ट्री हो जाती है, तो जो लोगों का इंटरनल ट्रबल्स चल रहा था ना, ऑब्वियसली जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा अगर वो किसी को अफेक्ट करती है तो वो है मासेस को, जनरल कॉमन मासेस को, जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की उसको। तो जो लोगों का वहाँ ध्यान था कि डिप्रेशन की वजह से क्या क्या हमारे कंट्री में डिफ़ॉल्ट्स या क्या, वो सारा कुछ डिफ़ॉल्ट्स वगैरह आ चुका है, वहाँ से उन लोगों का जो थिंकिंग है या उनका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होगा। अगर वो इटली जो है यहाँ पे एबिसीनिया को कैप्चर कर लेती है, पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि चलो ठीक है, हम अपना राज्य और बढ़ा रहे हैं और हमें रॉ मटेरियल्स भी मिल रही है, तो आई थिंक हम उभर पाएंगे इस डिप्रेशन से। तो वो डाइवर्ट कर देगा लोगों के अटेंशन को, तो इंटरनल ट्रबल्स जो भी होगी वो और नहीं बढ़ेगी। This would please the nationalist colonists and enhance Mussolini's popularity in the country. Obviously अगर मुसोलिनी किसी भी एरिया, कहीं भी, नॉट जस्ट एबिसीना, कहीं भी अगर जीतती है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एक इंटरनेशनल डोमेन में, एक जियो पॉलिटिक्स में इटली की पोजीशन, मुसोलिनी की पोजीशन और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दिस वॉज अनदर रीज़न फॉर इट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, okay, so King Haile Selassie, I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, of Abyssinia, जो कि वहाँ के किंग थे, किंग हेल, उन्होंने एक अपील की थी लीग ऑफ नेशंस के लिए, लीग ऑफ नेशंस से आर्बिट्रेशन के लिए, ठीक है। तो लीग ने क्या डिक्लेयर किया कि इटली जो है, इटली एक अग्रेसर है एंड इट अप्लाइड इकोनॉमिक एम्बार्गो, ठीक है। मतलब लीग ऑफ नेशंस के सामने जो एबिसीनिया के किंग थे, ऑब्वियसली अगर आप किसी भी एरिया को कैप्चर कर रहे हो, अगर मैं आपके घर पे आके हल्ला बोल दूँ तो आप डेफिनेटली मुझे भगाओगे ही ना वहाँ से, ठीक है। अगर आपके पास पावर है तो आप मुझे ऐसे ही मार के भगा दोगे, और नहीं है तो आप कोर्ट में जाओगे, दिस इज़ वॉट यू विल डू, राइट। तो जब एबिसीनिया पे इटली ने कैप्चर करने के लिए अपने टैक्टिक्स, अपना आर्मी सब भेजा, व्हाट्सएवर जो भी, वो आगे बढ़े इसे कैप्चर करने के लिए, तो जो वहाँ के किंग थे, किंग हेल, उन्होंने फिर लीग ऑफ नेशंस से, अब उन्हें ये चीज़ पता थी कि वो अकेले तो लड़ नहीं, वो मतलब उनकी आर्मी लड़ नहीं पाएगी इटली से, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस से ये अपील किया, ये रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इस चीज़ को देखें और आर्बिट्रेशन करें, ये मुद्दे को सॉल्व करें एंड ऑल दैट। तो लीग ऑफ नेशंस ने फिर इटली को कहा कि वो एक अग्रेसर है और वो एक इम्पोज कर रहे हैं, ये उनका एक इकोनॉमिक एम्बार्गो का एक मोटिव है। बट ये जो है इसे फिर इटली ने यूजलेस बता दिया,
उसने कहा कि ये जो भी एम्बार्गो है ये सेल ऑफ ऑयल और कोल को तो इंक्लूड नहीं कर रहा है ना, ठीक है। ये चीज़ का बिकॉज सेल ऑफ ऑयल और कोल अगर होता, बिकॉज वो ऑयल और कोल ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्री के बेस को बनाती है, तो यहाँ पे तो सेल ऑफ ऑयल और कोल हो नहीं रहा, तो यू कैन नॉट रियली स्टॉप मी, इटली ने ऐसा कहा। तो इटली ने फिर लीग ऑफ नेशंस को डिफाई कर दिया, मतलब लीग ऑफ नेशंस की बात को खारिज किया, और फिर किंग विक्टर एमानुअल को एम्परर ऑफ एबिसीनिया डिक्लेयर कर दिया 1936 में, ठीक है। मतलब किंग हेल को हटा के किंग विक्टर एमानुअल को क्या किया, डिक्लेयर कर दिया एज दी एम्परर ऑफ एबिसीनिया 1936 में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो 4 लाइन का पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन इस पे बनते हैं। बच्चे यूजुअली इसे उतने ध्यान से नहीं पढ़ते, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, चाहे वो 1 मार्कर्स बनी, चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस में आए, कैसे भी आए, बट आते तो हैं क्वेश्चन में। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकते हैं, यू नो, आते हैं क्वेश्चंस। तो आई वुड वांट यू ऑल टू पे मेजर अटेंशन टू दिस एज वेल एंड नॉट स्किप दिस, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ एटलीस्ट Abyssinia attack, Germany now sent troops to the demilitarized zone of Rhineland in March 1936. अब जब इटली के इस अटैक को, एबिसीनिया पे इस अटैक को जर्मनी ने देखा और फिर देखा कि भाई ये तो सक्सेसफुल हो गए, तो उन्होंने भी फिर क्या किया, राइनलैंड पे जर्मनी ने अपनी आर्मी को भेजा और वहाँ पे वो एक डीमिलिटराइज्ड जोन थी राइनलैंड, उसको फिर वहाँ पे अपनी मिलिट्री को भेजी एंड उस चीज़ को भी कैप्चर किया मार्च 1936 में। जर्मनी ने भी वर्साइल्स ट्रीटी को और लोकैंडो पैक्ट को डिफाई किया, मतलब वायलेट किया, अग्री नहीं किया, खारिज किया उस चीज़ को नहीं माना। और इटली अब समझ गई कि भाई ब्रिटेन और फ्रांस की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस कंडीशन हो गई है, क्योंकि इटली को एबिसीनिया चाहिए थी, इटली ने वो ले लिया। जर्मनी को जो करना था वो कर रही थी, जैसे एक यहाँ पे ही दिया हुआ है राइट, क्या राइनलैंड को उन्होंने कैप्चर कर लिया। सो इटली नाउ ग्रेजुअली अंडरस्टूड कि ब्रिटेन और फ्रांस की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस होते जा रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न फिर इटली ने जर्मनी के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाई एंड या रोम बर्लिन एक्सेस हुई, ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। और लास्ट लाइन भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मुसोलिनी जॉइन जर्मनी एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटेन एंड फ्रांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुसोलिनी को ये समझ आ गया था कि भैया इम्पॉर्टेंट लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारा ही फ़ायदा होगा कि हम जर्मनी के साथ रहे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस तो ऐसे भी नल्ले होते जा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, ब्रिटेन और फ्रांस उस टाइम पे वैसे भी हेल्पलेस कंडीशन में आ गए थे। तो मुसोलिनी ने फिर जर्मनी को ज्वाइन किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी के साथ ही लड़ा, ठीक है। सो मूविंग ऑन, एनेक्सेशन ऑफ अल्बानिया 1939। तो अल्बानिया जो है वो उसको भी इटली ने एनेक्स किया, उसको भी इटली ने कैप्चर किया, कब, 1939 में। तो ये जो अल्बानिया था, इस यहाँ को जब इसको कैप्चर किया इटली ने, तो ये एक्चुअली इससे ना इटली और यूगोस्लेविया के बीच में जो रिलेशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। इस इशू की वजह से, इस अल्बानिया को कैप्चर करने के मोटिव की वजह से इटली और यूगोस्लेविया के बीच में जो भी रिलेशंस थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। 1912 में अल्बानिया जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था एंड ये लीग ऑफ नेशंस का एक पार्ट बन गया था 1920 में, ठीक है। इटली ने फिर बहुत ज़्यादा, मतलब ह्यूज सम ऑफ मनी इटली ने इन्वेस्ट किया, किसके लिए, अल्बानिया के इंटरनल डेवलपमेंट के लिए। तो इट्स लाइक यू सी, जब भी किसी एनिमल को काटा जाता है तो उसे पहले बहुत ज़्यादा फीड किया जाता है, खाना खिलाया जाता है अच्छा अच्छा, सो दैट फिर उसे आप काट सको या व्हाट्सएवर, ऐसे होता है राइट। तो इटली ने भी वही किया, इटली ने अल्बानिया के इंटरनल डेवलपमेंट के लिए ह्यूज सम ऑफ मनी को इस्तेमाल किया। इट गेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ अल्बानिया, उसके रोड्स एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को डेवलप किया। एंड ये सब करके इटली ने क्या किया, इटली ने अल्बानिया को अपना एक प्रोटेक्ट्रेट बना लिया कि भैया हमने तुम्हारा डेवलपमेंट किया है, अब तुम हमारे अधीन हो, ठीक है, हम जो भी कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, मतलब एक तरह से यही हो गया, ठीक है। और इसी चीज़ का एडवांटेज लेके इटली ने अल्बानिया पे
इन्वेड मतलब अटैक किया 1939 में और पूरे कंट्री को कैप्चर कर लिया और उसे इटालियन एम्पायर के अंडर ला दिया। इटली ने फिर जर्मनी के साथ एक पैक्ट भी साइन की जिसे पैक्ट ऑफ स्टील कहते हैं, जो कि मई 1939 में साइन हुआ था। और मुसोलिनी ने अब ये प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी को फुल मिलिट्री सपोर्ट देगा चाहे कोई भी वॉर हो। एंड आई थिंक दिस वाज द रीज़न वाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी का सपोर्ट किया था इटली ने। ठीक है, इस पैक्ट ऑफ स्टील के थ्रू ही मुसोलिनी ने ये प्रॉमिस किया कि उसे कि वो जर्मनी को फुल मिलिट्री सपोर्ट देंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, स्पेनिश सिविल वॉर, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है हमारे पिछले वीडियो में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा है स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में वही है। दर इज़ नथिंग मोर। इफ़ यू वांट टू नो कि वो क्या था क्या नहीं था तो आप पिछले वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे एक दो चीज़ें अगर एक्स्ट्रा है तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें मार्क भी करा दूँगी, तो ये लास्ट के दो पैराग्राफ्स में पढ़ लेती हूँ बिकॉज इसके पहले वही सेम है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। Since 1933, Mussolini took interest in the Spanish affairs and decided to help the monarchist against the existing government. But the victory of the leftist party in the election alarmed Mussolini. Both Hitler and Mussolini wanted to prevent the spread of Bolshevikism in Europe. Russia, on the other hand, expected revolutionary ideas to achieve success in Spain. Now, Hitler and Mussolini gave Franco military help in the war. Mussolini knew very well that from Spain, French industries and marshals could be easily bombed. Thus, Italy would be able to establish supremacy in the Mediterranean. Okay. Now, इस पैराग्राफ में हमें बेसिकली ये बताया गया है कि मुसोलिनी और हिटलर ने क्यों हेल्प किया था जनरल फ्रैंको का स्पेनिश सिविल वॉर में, उनका मोटिव क्या था। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आता भी है, सो एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये अलग से कवर करा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं कि क्यों, व्हाट वर द रीजंस कि मुसोलिनी और हिटलर ने हेल्प किया किसे, जनरल फ्रैंको को स्पेनिश सिविल वॉर में। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे लिखा भी है कि हिटलर और मुसोलिनी ने बोल्शेविकिज्म एक स्प्रेड हो रहा था यूरोप पे, उससे प्रिवेंट करने के लिए हेल्प किया था जनरल फ्रैंको को। और दूसरा क्या रीज़न था कि मुसोलिनी को ये पता था कि फ्रैंको को अगर वो मिलिट्री हेल्प देगा तो उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि जो स्पेन है वहाँ जो फ्रेंच इंडस्ट्रीज़ है जो कि मार्सेल्स में है उसे ईजिली बॉम्ब किया जा सकता है, तो वो फ्रेंच इंडस्ट्रीज़ को बॉम्ब करके उसे गिरा सकता है। तो इटली फिर वहाँ पे क्या कर सकती है, वो पूरे मेडिटेरियन एरिया पे था ना, फ्रेंच इंडस्ट्रीज़ जो थे, स्पेन फ्रेंच ये सारा, स्पेन फ्रांस ये सारा कुछ, दे वर ऑल नियर द मेडिटेरियन, राइट। तो इटली अगर उसे बॉम्ब कर दे वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को तो वो अपना एक सुप्रीमेसी क्रिएट कर सकती है वहाँ उस एरिया पे। तो डेफिनेटली कोई भी अपना सुप्रीमेसी ही क्रिएट करना चाहेगा, दैट इज़ द रीज़न इटली ने बॉम्ब करा और अपनी सुप्रीमेसी दिखाई, बॉम्ब करना चाहता था, दैट इज़ द रीज़न इटली हेल्प्ड दिस जनरल फ्रैंको। ठीक है, एक पर्सनल हमेशा मोटिव रहता है, नोबडी विल हेल्प यू विदाउट देयर पर्सनल मोटिव्स, दिस इज तो फॉर श्योर, स्पेशली इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। Italy, Germany and Russia now continued their help to the rivalry parties. A large number of foreign volunteers came to Spain to take a part in this war of ism. Very, very important. Please mark this. Please mark this because war of ism आता है and बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि वॉर ऑफ इज्म बेसिकली है क्या। ठीक है, वॉर ऑफ इज्म क्या है ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है ये वॉर ऑफ इज्म तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। इट्स नॉट अ बोल्ड और हाईलाइटेड टॉपिक, हाईलाइटेड टर्म, इट्स नॉट अ बोल्ड एंड हाईलाइटेड टर्म, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। वॉर ऑफ इज्म स्पेनिश सिविल वॉर को ही कहते हैं, ये 1 मार्क में भी आ सकता है या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग स्पेनिश सिविल वॉर दे कैन मेंशन वॉर ऑफ इज्म। ठीक है, 27 European states formed the non-international committee and decided not to give any help to either party in the civil war. Always, जब भी कोई war होती है, there will always be this neutral group जो ना इसको सपोर्ट करता है ना उसको सपोर्ट करता है। तो ऐसे 27 यूरोपियन स्टेट्स थे जिसने नॉन इंटरनेशनल कमेटी फॉर्म किया और डिसाइड किया कि भाई ना हम इन्हें देंगे सपोर्ट ना हम उन्हें देंगे सपोर्ट इस सिविल वॉर में। ये कम्युनिज्म और रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बीच में जो भी फाइट हो रही है हम किसी को नहीं देंगे सपोर्ट, भाई हम तो न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, this committee prohibited entry of the battleships of Germany, Italy, Britain, France and Spain
सॉरी ब्रिटेन एंड फ्रांस टू स्पेन। तो बेसिकली स्पेन में ही थे ना वो बहुत सारी देयर वाज अ लॉट ऑफ गुडनेस एंड रिचनेस ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग देयर। तो वो नहीं आने देना चाहती थी ये कमिटी जो भी बैटल शिप्स थी जर्मनी और इटली ब्रिटेन और फ्रांस की, क्योंकि फिर वो स्पेन वाले एरिया पे भी आइदर वो कैप्चर कर लेते या फिर काफ़ी वायलेंस होता, तो दे डिड नॉट वांट दैट टू हैपन। Disregarding this decision, Italy and Germany sent help to General Franco. In 1939, civil war came to an end when Franco and his rebels won the battle. The Spanish Civil War thus transformed into an European war and paved the way to the Second World War. Very, very important once again, you guys, for one marker. That is, what is the war that paved the way for the Second World War, you guys? Very, very important. That was the Spanish Civil War. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल्दो ये नॉन इंटरनेशनल कमेटी बनी थी जिसने इस वॉर को ख़त्म करना चाहा था, उनका मोटिव यही था, इसलिए वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और बट फिर भी इटली और जर्मनी ने फिर भी इसके बाद भी हेल्प पहुंचाई जनरल फ्रैंको को, एंड इवेंचुअली जनरल फ्रैंको ये बैटल जीत गए। एंड ये स्पेनिश सिविल वॉर ही है जो पहले तो ये 1939 में ख़त्म हो गया, एंड दिस वाज वो कहते हैं ना ड्रेस रिहर्सल फॉर अ ग्रेटर ड्रामा टू बी प्लेड ऑन द स्टेज। तो वही था, इसी ने पेव किया फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पाथ को। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ जापान। ठीक है, हमने पहले पढ़ा एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ जर्मनी, फिर हमने पढ़ा एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ इटली, अब हम पढ़ रहे हैं अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ जापान। ये अग्रेसिव पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ जापान क्या था? इट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जापान जो था वो पहला अग्रेसर था विथ सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ मंचूरिया। ठीक है, तो अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ जापान जो थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो उसने पहला अटैक किया था मंचूरिया के ऊपर, मंचूरियंस नहीं, मंचूरिया। ठीक है, सो उसके ऊपर अटैक किया था पहले जापान ने, और वो सक्सेसफुल भी रहा। और लीग ऑफ नेशंस एज़ यूजुअल चाहती थी कि वो जापान की इस अग्रेसिव पॉलिसी को कंट्रोल कर पाए, बट एज़ यूजुअल वो फेल हो गई, कोई काम का नहीं था लीग ऑफ नेशंस। आई डोंट नो, आई मीन let's not talk about it. Anyways, taking advantage of the failure of the League of Nations, Germany introduced conscription again in March 1935, encouraged by this. वही, अब ये फेलियर यहाँ पे भी जापान के टाइम पे भी लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, रोक नहीं पाई, तो फिर जर्मनी ने एडवांटेज लिया, फिर उसने फिर अटैक किया 1935 पे। मुसोलिनी ने भी अबिसिनिया को 1936 पे कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ये जो हाफ हार्टेड रेजिस्टेंस लीग की तरफ से आ रहा था, लीग ऑफ नेशंस ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से, इससे जो है ना जापान, इटली एंड जर्मनी ये अपना मोटिव्स और फुलफिल कर पा रही थी। मतलब लीग ऑफ नेशंस अगर अच्छे से प्रोटेस्ट करती ना इन तीनों नेशंस का, इनकी अग्रेसिव पॉलिसीज के खिलाफ, चाहे लीग ऑफ नेशंस कह लो, चाहे ब्रिटेन कह लो, चाहे फ्रांस कह लो, अगर ये अच्छे से प्रोटेस्ट करती तो आई डोंट थिंक ये इतना सक्सेसफुल हो पाती। बट इट वॉज काइंड ऑफ अ हाफ हार्टेड रेजिस्टेंस, वो फुल्ली रेजिस्ट नहीं कर रही थी इन कंट्रीज़ को, कहीं ना कहीं वो थोड़ा अपना फुल एफर्ट्स नहीं दे रही थी, एंड कहीं भी अगर आप फुल एफर्ट्स नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं मिलेंगे। सो दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है, जापान नाउ मेड अ फुल स्केल इन्वेजन इन नॉर्दर्न चाइना बाय 1937। ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। इसके बाद क्या हुआ, बेसिकली लीग ऑफ नेशंस फेल हो रही थी, अब रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, और एक एक करके सारी जगहों को ये सारी कंट्रीज़ जो हैं जापान, इटली, जर्मनी, सारे कैप्चर कर रहे थे। फिर जापान ने किसे कैप्चर किया? नॉर्दर्न चाइना को भी कैप्चर कर लिया 1937 में। आप प्लीज़ अंडरलाइन कर ले, it's important, facts are always important. By this time it became clear that the League of Nations was totally ineffective as usual. After signing the anti-comintern pact with Germany in 1936, underline this, although पिछले वीडियो में भी ये मैंने कराया है, तो आपको डेट्स, ईयर्स जो है वो याद होगा ही, टाइमलाइन याद होगी, और नहीं है तो आप प्लीज़ मार्क कर ले, टाइमलाइन ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एंटी कॉमिंटन पैक्ट भी साइन हुई थी जर्मनी के साथ 1936 में। क्या था क्या नहीं वो मैंने पिछले वीडियो में भी कवर कर दिया है। जापान जो है नाउ बिगेन इन्वेजन ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ चाइना। नॉर्दर्न चाइना को तो उसने कैप्चर किया ही 1937 में जापान ने, अब वो बाकी जो एरियाज थे चाइना का उसे भी कैप्चर करने के लिए निकल गया था। इस टाइम पे ही जो अमेरिका और जापान के बीच में रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि America was like, Japan, why is Japan attacking China and other parts? Like,
वाई इज जापान ड्रिवन बाय हिज ओन इंटेंशंस? जापान शुड listen to, you know, America, and then do stuffs. Why is Japan behaving like a superpower? तो अमेरिका वॉज लाइक रियली एंग्री ऑन जापान, इज लाइक कि भाई मैं जो है, अब जापान अटैक करेगी चाइना का तो मैं चाइना का साथ दूंगा, ठीक है. तो American President Roosevelt demanded the withdrawal of Japanese force from China and declared an embargo on oil supplies to Japan on July 1941. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे वो रूजवेल्ट थे. उन्होंने कहा कि भाई देखो जापान, तुम अपने फोर्सेस को चाइना से विथड्रॉ करो, तुमको अब हम और कैप्चर करने नहीं देंगे उस एरिया को, चाइना के एरिया को. और फिर ऑयल सप्लाई पे भी बैन कर दिया अमेरिका ने जापान को, ठीक है, जुलाई 1941 में. Now both the powers started negotiations. The negotiations failed because America insisted on Japan total withdrawal from Indochina, and China, which Japan refused. अब जो है अमेरिका और जापान के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, और ये ना साम दाम दंड भेद, तो वही बातचीत चल रही थी नेगोशिएशंस की कि भाई चलो हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं. बट अमेरिका का डिमांड ये था कि भाई देखो, पूरे चाइना और पूरे इंडो चाइना, मतलब इंडो चाइना से लेके पूरे चाइना को जो जापान कैप्चर कर रहा है उसे छोड़ना होगा. वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना. एंड जापान वाज लाइक नो, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, आई कांट गिव अवे द एंटायर चाइना टू यू, ठीक है, तो मैं वो नहीं कर रहा. तो इसके वजह से नेगोशिएशन नहीं हो पाई इन दोनों के बीच में. एंड फिर बेसिकली क्या हुआ, इसके बाद जापान ने एक बुद्धू वाली काम करी. उसने क्या किया, जापान ने एक सडन अटैक किया, एरियल अटैक. और एरियल अटैक मतलब एयरफोर्स के थ्रू उसने अटैक किया. किस पे? पर्ल हार्बर पे, जो कि अमेरिका का एक एरिया था. और 350 अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को उसने डिस्ट्रॉय किया. 5 बैटलशिप्स एंड 3,700 मैन वर डिस्ट्रॉयड in the Pearl Harbor attack of Japan. Now the Pearl Harbor attack now brought America into the Second World War. तो अभी तक अमेरिका चुप थी, मतलब बोल रही थी ऑब्वियसली, बट फिर भी यू नो खुद आके वो गेम नहीं खेल रही थी, वो वॉर में खुद आके पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी. बट दिस पर्ल हार्बर अटैक वाज द रीजन वाई अमेरिका एंटर्ड इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है. और फिर से यहाँ पे जो फैक्ट्स है क्या कितने डिस्ट्रॉय हुए थे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप नोट डाउन कर लेना. फाइनली मूविंग टू दी एंग्लो फ्रेंच अपीजमेंट पॉलिसीज. अपीजमेंट कुछ नहीं है, अपीजमेंट एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है जिसमें हम कुछ कंसेशंस देते हैं एनिमी को, ताकि वॉर जो है वो अवॉइड कर पाए. पॉलिटिकल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, या तो पैसे दे सकते हो, रिसोर्सेज दे सकते हो. मतलब मैं तुम्हें जैसे वो कहता ना, एक काइंड ऑफ रिश्वत दे के चुप कराना, है ना. तो एक बट ये रिश्वत एग्जैक्टली नहीं होगा, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्ड टू यूज़ और द वेरी करेक्ट सिमिलैरिटी ड्रॉन, बट एक ईजियर वे में समझाने के लिए मैंने आपको कहा, बट एग्जैक्टली आप रिलेट नहीं कर सकते हो. बट वही है कि अपीसमेंट का मतलब है कि शांत भाव से वापस से सब आ जाते हैं. चाहे हम ऐसा होता है, पॉलिटिकल भी होता है, मटेरियल भी होता है. मटेरियल में पैसे वैसे दे सकते हैं, रिसोर्सेज दे सकते हैं, और पॉलिटिकल ये कि हम आपको हेल्प करेंगे अगर वॉर होता है तब, या यू नो कोई भी पॉलिटिकली मदद हम आपको करेंगे. ये सब इसलिए होता है ताकि कोई भी अगर फर्दर वॉर होता है तो उसे जो है अवॉइड किया जा सके, ठीक है. तो अपीसमेंट किसने फॉलो किया? पहले तो ब्रिटेन ने किया, फिर फ्रांस ने किया. और क्यों किया? क्योंकि उससे समझ आ रहा था कि जर्मनी, इटली और जापान जो है वो बहुत ज़्यादा यू नो आगे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रही है दिन प्रतिदिन. सो ब्रिटेन एंड फ्रांस वर लाइक कि भाई अब तो हमें अपीजमेंट करना चाहिए, बिकॉज उसी में हमारा फ़ायदा है, वरना हम बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है. तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलोड बाय ग्रेट ब्रिटेन. तो बहुत सारे रीजंस थे अपीजमेंट के. मैं बहुत शॉर्टली एंड क्रिस्पली आपको ये चीज़ बता रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली हर पॉइंट कवर करूँगी, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़, हाँ दिस इज़ अगेन समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको पॉइंट वाइज होनी चाहिए याद, बिकॉज यूजुअली 6, 7, 8 मार्क्स में आ सकता है ये. तो आप पॉइंट्स में लिखोगे, अगर आपको समझ होगी तो दैट विल बी बेटर. सो बेसिकली क्या क्या रीज़न थी ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ईस्टमेंट की? तो पहली तो यही थी कि जो ग्रेट ब्रिटेन था उसे कम्युनिज्म जो था सोवियत रशिया में जो चल रहा था उससे बहुत ज़्यादा डर था. उसे था कि भाई ये जो कम्युनिज्म वहाँ पे बढ़ रहा है ना, वो धीरे धीरे ब्रिटेन में भी आएगा. एंड
एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे कंट्री में कम्युनिज्म आए, बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन काइंड ऑफ हेटेड कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि सोवियत यूनियन में चल रहा था. तो दिस वाज वन रीज़न कि उसे अपीजमेंट करनी थी, कि वो नहीं चाहता था कि फोर्सफुली उसके कंट्री में भी कम्युनिज्म फैल जाए. और सोवियत यूनियन रशिया में चल ही रहा था, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दे कैरी ऑन दैट अग्रेशन एंड एवरीथिंग. क्योंकि बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन वॉज एंटी कम्युनिस्ट, यू कैन से. Secondly, क्या था, another aim of the British policy was to maintain balance of power in international politics, although ultimately it ended in failure. बेसिकली जो है ये जर्मनी, इटली और जापान थी ना, एक तरह से कंबाइंड फोर्सेस थी. ये दोनों बहुत ज़्यादा पावर में आ रही थी, बिकॉज वट एवर दे वॉन्टेड टू गेट whatever they wanted to gain या whatever they wanted to get, they were getting it. उन्हें कोई भी अगर एरिया, लैंड या टेरिटरी को कैप्चर करना था तो वो कर पा रहे थे. तो उनका ये जो पावर इंक्रीज हो रहा था ना, अब ब्रिटेन अंडरस्टूड, ब्रिटेन ही नहीं, फ्रांस ने भी जो अपीजमेंट करी, उसमें ये एक रीज़न था ही कि ये जो इनका इतना पावर बढ़ रहा है, हम इनसे नहीं लड़ सकते. तो इट इज़ बेटर कि अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखना है, तो हम एक अपीसमेंट पॉलिसी करते हैं, सब पीसफुल रखते हैं, एंड नॉट टू गेट इन्वॉल्व इनटू एनी सॉर्ट ऑफ वॉर. ठीक है. थर्ड रीज़न क्या था कि another cause for following this policy was the difference between Great Britain and France on the issues of collective security, reparations, disarmament, and German recovery. Great Britain held the view, as a result of reparation, Germany would develop economic depression, which was not desirable. A weak Germany would be an open invitation to communist expansion. सो बेसिकली क्या रीज़न था कि जर्मनी में जो ग्रेट डिप्रेशन हुई थी, राइट, उसके बाद जर्मनी वीक हो गई थी काफ़ी, एंड दैट इज़ द रीज़न जर्मनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी एंड इतने सारे टेरिटरीज़ को कैप्चर कर रही थी एंड स्टफ्स लाइक दैट. तो ब्रिटेन का एक और रीज़न था कि अगर ये जो वीक जर्मनी है, जो डिप्रेशन के बाद इतनी वीक हो गई है, that is like an open invitation for communist Russia. Now, since Britain was an anti-communist, like they believed in anti-communism, तो they were like कि भाई we don't want communists to spread इतना ज़्यादा. तो that was the other reason, and there were also other reasons like उन्हें डिसआर्मामेंट, सिक्योरिटी, रिपरेशंस और ये सारे चीज़ों का भी फैक्टर्स था उनके दिमाग में. फोर्थ क्या रीज़न था कि इंटरनल वीकनेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द रीज़न. ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने हमेशा अपनी हर वीडियोज़ में ये चीज़ कही है कि कभी भी कोई वॉर होता है तो इट्स नॉट लाइक कि एक साइड को ही नुकसान पहुंच रहा है. इवन इफ द अदर साइड इज़ विनिंग, फिर भी जो उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे अफेक्ट पड़ा है, जो उसकी आर्मी पे अफेक्ट पड़ा है, पॉलिटिकली इतना अफेक्ट हुआ है, तो वो चीज़ें चाहे वो जीत रही है चाहे वो हार रही है, इफेक्ट तो होती है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरनल वीकनेस आ गई थी. तो दैट वाज द रीज़न. एंड इस इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से उसे ये भी लगा कि भाई हमारी इकोनॉमिकली हम वीक हो रहे हैं तो कम्युनिज्म हमारे में भी आ जाएगा. तो ऐसा भी था, कम्युनिज्म तो उनका दिमाग से जा ही नहीं रहा था, वो चीज़ तो था ही. ठीक है. और फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल नहीं था. तो ब्रिटेन जो था वो चाहता था कि वो टाइम ले और अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन कर पाए, स्टेबल कर पाए अच्छे से. तो इसीलिए उसे कोई और वॉर चाहिए नहीं था, इसलिए उसे अपीजमेंट करना था, क्योंकि उसकी नेवी, आर्मी जो भी था उसका नेवल फोर्स या आर्म्ड फोर्स, वो उतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है. Finally, British policy of appeasement was due to her inability to understand correctly the character and ambitions of the Axis power. ऑब्वियसली ब्रिटेन को ये चीज़ समझ नहीं आई कि जो एक्सेस पावर्स थे वो बेसिकली चाहते क्या थे, राइट. उसने मिस जज या मिस कैलकुलेट कर लिया, एंड दैट इज़ द रीज़न उसने अपीजमेंट की पॉलिसी लाई कि भाई उसे ये चीज़ समझ नहीं आई. उसे लगा कि भाई हम भी नुकसान में जाएंगे, कम्युनिज्म एंड ऑल दैट, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. तो उसने मिस कैलकुलेट कर लिया था काफ़ी चीज़ें. दैट वाज द रीज़न फॉर proposing appeasement. Policy of appeasement followed by France. तो फ्रांस जो है वो विक्टोरियस था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. ठीक है. बट फिर भी फ्रांस के जो लोग थे, जो स्टेट्समैन थे, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे जर्मनी से. क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन वहाँ पे डोमिनेट कर रहा था फ्रांस में, जो क्वेश्चन जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, वो ये था कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जिसे यहाँ पे लिखा भी है, दिस क्वेश्चन विच डोमिनेटेड फ्रांस एट द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस. हाँ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पे जो क्वेश्चन डोमिनेट किया जिस क्वेश्चन ने फ्रांस को, वो ये था कि हाउ द सेटलमेंट कुड सर्व द परमानेंट इंटरेस्ट्स ऑफ फ्रेंच सिक्योरिटी. दीज पीस सेटलमेंट डिड नॉट सेटिस्फाई द
French people, France was given a joint Anglo-American guarantee against unprovoked German aggression. तो अब जब पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फ्रांस जो है उसे उसका ये क्वेश्चन था कि भाई आप हमें सिक्योरिटी किस तरह से दे रहे हो. तो फिर उन्हें ये चीज़ उनको ये चीज़ गारंटी की गई कि आपको एंग्लो अमेरिकन सिक्योरिटी दी जाएगी. बट देन फ्रांस को ये चीज़ पता था कि भाई ये सिर्फ पेपर पे रहेगा, ऐसा कोई सिक्योरिटी होगी नहीं, तो हमें अपीजमेंट कर लेना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ बेटर. ठीक है. सेकेंड क्या रीज़न था कि the morale of the French army was not very high at that time. The materials of the French soldiers were insufficient. Again, उसकी डिफेंस अच्छी नहीं थी, उसकी आर्म्ड फोर्सेस फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थी वॉर के लिए. टैंक्स और एविएशन कैंप्स, एवरीथिंग कुछ भी उतना नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी अभी हुई थी. तो अगर आप जीत भी रहे हो, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप जीत भी रहे हो, तो डजंट मीन कि सिर्फ जो हार रहा है उस पर ही अफेक्ट आता है. आपकी भी आर्मी घायल होती है, आपके भी रिसोर्सेज कम होते हैं, आपकी भी आर्म्ड फोर्सेस में कमी आती है. दे ऑल्सो डोंट लाइक, एक वॉर के बाद डेफिनेटली दूसरे वॉर के लिए वो प्रिपेयर नहीं होंगे, काफ़ी इंजरीज आती है, काफ़ी कुछ होता है. सो दैट वॉज अनदर रीज़न. Thirdly, France had lost more men in the First World War than any other country. ठीक है, another reason. तो सबसे ज़्यादा इनके लोग मरे. ठीक है, तो ये भी एक अदर रीज़न था. Fourthly, France was afraid of communism and the Soviet Union. The French politicians wanted to save the country for Bolshevik. हाँ, ये भी सेम जो मैंने वहाँ पे कहा, कम्युनिज्म का डर इन्हें भी था जैसे ब्रिटेन को था. ठीक है. एंड फ्रांस को इटालियन फ्रेंडशिप चाहिए थी. ठीक है. जब एबिसिनियन क्राइसिस हुई थी, तो फ्रांस उसी टाइम से लाइक एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो कर रहा था इटली के साथ. तो ये सारे रीजंस थे अपीजमेंट पॉलिसीज़ के. ओके. देर आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ अपीजमेंट. एक मिड 1920 से 1937 और एक 1937 ऑनवर्ड्स हुई थी, जब चेम्बरलेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो एक्चुअली, पता है ये जो है ना यहाँ पे, ये सारा काइंड ऑफ एक समरी ही है जो हमने पिछले वीडियोज़ में कवर किया है वर्ल्ड वॉर 2 का. ठीक है. इट्स नथिंग मोर देन दैट. आप इसे पढ़ो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा. इट्स जस्ट अ समरी, शॉर्ट समरी. दैट इज़ इट. और कुछ नहीं है इसमें. दिस नथिंग न्यू इन दिस जो मैं आपको पढ़ाऊँ. ठीक है, मैंने अभी जस्ट एक ओवरव्यू लिया. इट्स जस्ट द सेम. So with this we end 7.1. In the next video we'll be covering 7.2. And also there was this person जिसने मुझे कोल्ड वॉर के ऊपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए, कुछ सजेशंस देने के लिए कहा था 2024 बोर्ड्स के लिए. सो आई विल बी कमिंग विद दैट ऑल्सो प्रिटी सून. बट पहले मैं वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर कवर कर लूँ, विच आई कवर बाई दी नेक्स्ट वीक. एंड मैं नेक्स्ट वीक में ही एक वीडियो लाऊंगी जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सजेशंस दूंगी फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024. ऑल्सो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको और कौन से वीडियोज़ चाहिए, कौन से चैप्टर पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, और कोई सजेशन या व्हाट्सोएवर जो भी. अगर आपको कुछ भी ऐसा क्वेरीज है, डाउट्स है, देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. That's it for today. Like, share, subscribe, and keep enjoying, keep reading, keep studying, and keep working hard. Thank you very much.